प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए लीजिए अपना कॉपी और पेन, आपने लेके आए हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूर्णांकों के बारे में अपनी बातें चल रही थी, उसमें पूर्णांकों के गुणधर्मों की अपने चर्चा करेंगे। पूर्णांकों के गुणों के बारे में अपने आज विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपने देखें पूर्णांकों के बारे में, तो पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक सब शामिल है। सबसे पहले अपने देखा था प्राकृत संख्याएं थी, उसमें शून्य मिला दिया तो अपने पास पूर्ण संख्याएं थी, फिर उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होगी तो पूर्णांक बने थे। तो उन पूर्णांकों के कुछ एक गुणधर्म हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है बच्चों मेरे पास संवृत्त गुणधर्म। अब आपने ये सोच रहा है कि संवृत्त गुणधर्म क्या होता है, तो चलिए इस पर अपने देखें। तो संवृत्त गुणधर्म योग के लिए, जैसे अपने को संवृत्त गुणधर्म चेक करना है, फिर व्याकलन यानी घटाव के लिए पहले तो अपने योग के लिए संवृत्त गुणधर्म देखेंगे, फिर अपने व्याकलन यानी घटाव के लिए। तो सबसे पहले अपने ये बात करते हैं योग के लिए संवृत्त गुणधर्म क्या है। तो चलिए, यदि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम भी पूर्णांक आए, दो पूर्णांक में कोई जोड़ूं, कोई दो पूर्णांक ले सकता हूं और उनका जोड़ है वो भी यदि पूर्णांक आए, तो अपने कह देंगे कि जो अपने पास पूर्णांक है वो योग के लिए योग के अंतर्गत संवृत्त है। यानी कोई दो पूर्णांक आपको उठाने हैं, आपके मन से आप उठा सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो पूरा परिवार था पूर्णांकों का, उनमें कोई दो पूर्णांक लेने हैं। अपने यदि जोड़े और देखें उसका परिणाम जो है वो यदि पूर्णांक आ गया तो अपने कह देंगे ये संवृत्त है, नहीं तो संवृत्त नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मेरे पास एक उदाहरण दिया गया है 17 और 23 का। 17 भी एक पूर्णांक है और 23 भी पूर्णांक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। चलिए जोड़े फिर इनको, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब मैंने 17 में 23 जोड़ा बच्चों, तो मेरे पास आ गया 40। तो क्या 40 एक पूर्णांक है? बिल्कुल 40 एक पूर्णांक है। चलिए यहाँ तक तो अपने को यूँ लग रहा है कि पूर्णांक योग के लिए समृद्ध है। चलो आगे और चेक करें, एक ऋणात्मक लेते हैं, एक धनात्मक लेते हैं, फिर देखते हैं क्या घटना घटित होती है। माइनस का 5 है और प्लस का 7 है, तो इसको अपने यूँ लिख सकते हैं -5 और +7। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ने का क्या तरीका होता है। एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या में जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 7 है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। अब वो कितने अंक बड़ी है? वो 2 अंक बड़ी है। अब क्या 2 एक पूर्णांक है? जी बिल्कुल 2 एक पूर्णांक है। तो अपने इस बात में निश्चित हो गए हैं कि इसका जो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लेते हैं तो भी अपने पास जो रिजल्ट आता है वो पूर्णांक आता है। चलिए आगे बढ़े फिर। तो अब की बार दोनों ऋणात्मक लेके देखता हूँ। अपने को ये भी देखना है कि दोनों धनात्मक लिए तो मेरे पास धनात्मक आया है, एक ऋणात्मक लिया एक धनात्मक लिया, तो बड़े वाला जो है उसका चिन्ह लेते हुए उन दोनों का अंतर आया है। अब दोनों ऋणात्मक लें तो प्यारे बच्चों, जैसे अपने देखते हैं दोनों धनात्मक संख्याएं जैसे आपस में जुड़ती है ना, वैसे ही दोनों ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ती है। ये भी बिल्कुल एक, जैसे दो धनात्मक संख्याएं 5 और 7 जुड़ करके दोनों धनात्मक थी तो धनात्मक 12 आ गए थे, वैसे ही दोनों ऋणात्मक में यही नियम होता है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती है। माइनस के 25 और माइनस के 15। यदि ऐसे अपने इसको देखें कि मान लीजिए 25 रुपये ऋण है, उसके 15 रुपये और ऋण हो गया तो उसके ऋण 40 रुपये हो गया ना, तो अपने कह सकते हैं कि उसका माइनस में 40 आएगा। तो यदि मैं इसको देखूं चिन्ह वाइज देखूं तो ये माइनस का 25 है और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब बच्चों आप देखो, माइनस के 25 है और माइनस के 15 है, तो माइनस के कितने हो गए? 40। यानी 25 रुपये ऋण, 15 रुपये और ऋण हो गया, तो ऋण हो गया 40 रुपये। क्या -40 एक पूर्णांक है? क्या पूर्णांकों की जो अपने संख्या रेखा देखी थी उस पर कहीं -40 था? बिल्कुल उस पर -40 था। तो अपने कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों को यदि जोड़ रहे हैं तो अपना रिजल्ट है वो पूर्णांक ही आ रहा है। तो इस तरह से अपने एक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि दो पूर्णांकों का योग है वो पूर्णांक ही होता है। तो चलिए कोई दो पूर्णांक, इसका मतलब व्यापक रूप में इसका मानूं, यदि व्यापक रूप में इसका लेता हूं तो सपोज कीजिए मेरे पास a + b कोई दो पूर्णांक है, उनका योग जो हमेशा जो आएगा वो एक पूर्णांक आएगा। इनका योग है वो हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। इस तरह से भी अपने कह सकते हैं। तो इसका जो मुख्य अपने पास जो रिजल्ट आया वो ये आया है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम है वो पूर्णांक ही आता है। तो अपने कह सकते हैं पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत संवृत्त हैं। इसमें संवृत्त गुणधर्म संवृत्त होते हैं। किसके लिए? योग के लिए। चलिए ये अपने योग के लिए इसका एक विचार अपने किया, अपने चर्चा की इस पर। अब इसके व्याकलन के लिए भी करते हैं। क्या ऐसा ही होता है क्या व्याकलन में? चलिए बढ़ते हैं। तो व्याकलन के अंदर वही बात है, दो पूर्णांकों का यदि अंतर किया जाता है, उनको घटाया जाता है आपस में,
और यदि अपने पास जो परिणाम आता है वो पूर्णांक आ जाए तो अपने कहेंगे कि पूर्णांक है वो वैकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं, और यदि उनका जो परिणाम है वो पूर्णांक नहीं आया तो अपने कह देंगे कि समृद्ध नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं, -3 है और मेरे पास -2 है, तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है, अंतर करने का यानी घटाने का क्या तरीका है। तो चलिए बच्चों देखिए, -3 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब दो निशान एक जैसे होते हैं तो अपने पास उनका गुणा है वो धनात्मक आता है। देखिए कैसे, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी बच्चों प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, क्योंकि दोनों निशान एक जैसे हैं। एक यदि मैं प्लस लेता हूं, ये गुणा के नियम है, तो मेरे पास माइनस आता है। भी दोनों निशान अलग अलग हैं तो माइनस आएगा, दोनों निशान एक जैसे हैं तो प्लस आएगा बच्चों। तो चलिए देखिए फिर, ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों आपको ये देखना है कि मैंने बताया था कि एक तो ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी अपने चर्चा की थी। तो आपको याद होगा कि बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह लेते हुए उनका अंतर आएगा। तो बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस कितनी बड़ी है वो, तो माइनस के 3 है और प्लस के 2 है। यदि मैं वैसे देखूं कि 3 रुपये ऋण है और 2 रुपये जमा धन है, तो अब 1 रुपये का ऋण बचेगा, ऋण का मतलब माइनस, ऋणात्मक संख्या बचेगी। तो इसका आंसर आएगा -1। क्या -1 पूर्णांक है? जी बिल्कुल, -1 पूर्णांक है। तो अपने कह सकते हैं कि अपने इनका घटाव करके देखा है तो यहाँ तक तो अपने पास जो निष्कर्ष निकला है वो ये आया है कि दो पूर्णांकों का जो वैकलन है, जो घटाव है, वो पूर्णांक ही आता है। चलिए और करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यदि अपने देखें, माइनस और माइनस, यदि मैं माइनस माइनस का गुणा करूँगा तो ये वाला केस है, देखो क्या आएगा, प्लस आएगा। 4 में 5 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 9। 9 भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे पास, माइनस के 7 है और माइनस के 9 हो गए, माइनस के 7 और माइनस के 9। अभी अपने देखा था, जब दो माइनस की संख्याएं होती है, दो माइनस की, ये गुणा में नहीं है बच्चों, कहीं माइनस माइनस इसको प्लस मत कर देना। ये माइनस के 7 और माइनस के 9 यानी ऋण 7 रुपये और ऋण 9 रुपये। अब ऋण कितना हो गया, फिर ऋण हो गया 16 रुपये। तो इसका आ गया 9 और 7 16, और माइनस का, जैसे धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है धनात्मक चिन्ह लिए हुए, वैसे ही ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती है ऋणात्मक चिन्ह लिए हुए। तो चलिए ये हो गया माइनस का 16। क्या माइनस का 16 एक पूर्णांक है? बिल्कुल, माइनस का 16 एक तो पूर्णांक है। तो अपने कह सकते हैं कि जो अपने पास पूर्णांक है वो वैकलन के अंतर्गत संवृत होते हैं। पूर्णांक, ये निष्कर्ष निकला है मेरे पास, वैकलन यानी घटाव के अंतर्गत संवृत होते हैं। अपने पास जो रिजल्ट आया है यहाँ पर अपने देखें बच्चों, वो पूर्णांक ही आ रहे हैं। यदि पूर्णांक आ रहा है तो समृद्ध है, क्योंकि अपने परिभाषा में देखो, यदि दो पूर्णांकों का अंतर किया जाए परिणाम में हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, पूर्णांक में हमें जो परिणाम में हमें पूर्णांक संख्या मिले तो समृद्ध है, अन्यथा नहीं है। तो अपने पास अभी तक तो पूर्णांक क्या है, तो अपने कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो योग और वैकलन दोनों के लिए समृद्ध होते हैं। तो ये पहला नियम था समृद्ध गुणधर्म, जिसको योग और वैकलन के लिए अपने को चेक करना था। तो समझ में आया होगा। चलिए अगला गुणधर्म लेते हैं। अगला गुणधर्म अपने लेते हैं बच्चों। चलिए, ये अपने समृद्ध गुणधर्म था जो आपको समझ में आया होगा। अब अगला गुणधर्म है अपने पास, बहुत ही अच्छे अच्छे गुणधर्म है पूर्णांकों के, जो अपने यहाँ पर यदि अच्छी तरह से इनको समझ लेते हैं तो अपने बाद में बहुत ही आगे के सवाल वो सरल हो जाएंगे। तो चलिए, अब है क्रम विनिमय गुण। पहले था समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमय गुण है अपने पास। तो इसके बारे में यदि चर्चा करें तो सबसे पहले वही योग के अंतर्गत क्रम विनिमय, तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है। तो पहले तो योग के लिए चेक करेंगे, फिर अपने वैकलन यानी घटाव के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यदि दो पूर्णांक है उनको क्रम बदल के यदि जोड़ा जाए, दो पूर्णांक है उनका क्रम बदलना, जैसे 2 में 3 जोड़ूं या 3 में 2 जोड़ूं, 2 में 3 जोड़ा या 3 में 2 जोड़ा, क्रम बदल के उनको जोड़ा जाए और उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आए तो हम कहेंगे कि पूर्णांक है वो योग के लिए क्रम विनिमय होते हैं। यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर जोड़ा जाए
और उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक है, पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय है। पूर्णांकों के लिए योग जो है वो क्या होता है, क्रम विनिमय है। तो चेक करके देखिए क्रम विनिमय होता है या नहीं है। ये तो अपने क्रम विनिमय है, ये तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए मैं कोई दो पूर्णांक लेता हूँ। मान लीजिए मैं दोनों धनात्मक लेता हूँ। पहले तो सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ 5 और 4 ले रहा हूँ। तो 5 और 4 एक बार मैं लेता हूँ 4 और 5। देखो मैंने क्रम बदल दिया है। ये 5 और 4 है, यहाँ 5 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 5। अब दोनों का रिजल्ट अपने को देखना है, दोनों का मान अपने को देखना है कितना है। इसका मान कितना आया 9, और 4 और 5 ये भी 9, कोई अंतर नहीं आया यहाँ पर। तो चलिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भी लेके देखें। तो सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ माइनस का 5 और प्लस का 7 ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया 7 और माइनस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 5 और प्लस के 7 है। तो अपने जब जोड़ और घटाव पूर्णांकों का करते हैं तो अपने ये बात सीखी थी कि जब एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, ध्यान देना यहाँ पर एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लेते हुए उनका अंतर आएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए इसमें बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस का कितने बड़ी है, 2 अंक बड़ी है। इसमें भी देखिएगा फिर तो 7 प्लस और माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2। तो यहाँ पर दोनों बार यदि मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास मान है वो समान आ रहा है। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। तो चलिए दोनों ऋणात्मक लेके देखें फिर तो, क्योंकि पूर्णांकों के अंतर्गत ऐसे भी होता है। दोनों ऋणात्मक माइनस के 2 और माइनस के 3। इसको यदि मैं देखूँ तो -2 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 रुपये ऋण और फिर 3 रुपये और ऋण हो गया, तो टोटल ऋण हो गया अपने पास 5 रुपये। तो माइनस के 5 आ गया बच्चों। अब देखते हैं उधर स्थान बदले इनका, देखिए क्या आश्चर्यजनक कोई रिजल्ट आए। तो -3 और -2 में -3 जोड़ा था, -3 में -2 जोड़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं -3 प्लस और माइनस माइनस, माइनस के 3 में माइनस का 2 जोड़ देते हैं, -3 में माइनस का 2 जोड़ देते हैं अपने। तो देखते हैं क्या रिजल्ट अपने पास आता है। तो यदि मैं देखूं इसमें कि माइनस माइनस की यदि संख्याएं हैं मेरे पास, तो अपने को पता है कि जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। अब यदि अपने देखें कि माइनस का चिन्ह है -3, यानी किसी के ऋण है वो माइनस का 3 रुपया है, और इसके ऊपर अपने माइनस के 2 रुपये और ऋण हो गया, तो टोटल ऋण हो गया माइनस के 5, यानी जो अंतिम उसका रिजल्ट आएगा वो माइनस के 5 आएगा। तो चलिए इसको आगे अपने बढ़ाते हैं। तो माइनस के 5 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि इसके मान में कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए आगे लेते हैं, ठीक है। अब अपने आगे लेते हैं। तो अपने कह सकते हैं ये क्रम विनिमय है, योग क्रम विनिमय होता है, ठीक है। ये आगे अब देखो बच्चों, अपने ये चेक करना है वैकलन के लिए, ठीक है। तो वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है। अभी अपने तो योग के लिए देखा था, अब अपने वैकलन के लिए देखते हैं। तो वही परिभाषा बन जाएगी बच्चों मेरे पास, यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर घटाया जाए, दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर घटाया जाए, उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा, तो अपने कह देंगे कि वो वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, अन्यथा नहीं है। चलिए यही लिख देता हूं, यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर घटाया जाए और उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, कि पूर्णांक है वो वैकलन के लिए क्रम विनिमय है। हम कहेंगे कि पूर्णांक वैकलन के लिए क्रम विनिमय होते हैं, ठीक है।
अब देखिए कोई दो दो पूर्णांक अपने को लेने हैं, अपने को घटाव चेक करना है उनका। चलिए देखते हैं क्या। मान लीजिए मैं 5 में से 4 घटा रहा हूँ और एक बार मैं क्रम बदलूंगा तो 4 में से 5 घटाऊंगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 5 में से 4 घटाए तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा धनात्मक। अब 4 में से 5 घटाओ, तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह का केस है तो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितने अंक बड़ी है? 1 अंक। अब आप देखो 1 और -1 क्या बराबर होते हैं? क्या 1 और -1 बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। ये तो 1 रुपए का ऋण प्रदर्शित कर रहा है, 1 रुपए जमा धन, इसमें तो अंतर है। तो अपने कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। आप पूर्णांकों में स्थान बदल के उनको नहीं घटा सकते, योग तो कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेके देख लीजिए। मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले ली माइनस के 4 में से माइनस का 3 घटा रहा हूं, तो फिर मैं -3 में से 4 माइनस का 4 घटाऊंगा। स्थान बदल रहे हैं अपने। -4 में से -3 घटाए, -3 में से -4। यहां देखते हैं क्या घटित होता है। तो -4 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4 और प्लस के 3 है, तो किसकी ज्यादा है? माइनस की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 अंक ज्यादा है। ठीक है, माइनस का 1 है। अब उसमें देखते हैं, चलो माइनस के 3 है, माइनस माइनस प्लस, 4 तो प्लस के और 3 माइनस के, यानी 4 में से 3 गया 1। देखो अंतर फिर आया है। तो अपने यहां पर कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। पूर्णांक वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने क्रम विनिमयता की जांच की। तो पूर्णांकों की जब भी बात आ रही है तो आप योग में तो क्रम विनिमयता लगा सकते हैं, परंतु वैकलन के लिए नहीं लगा सकते। समृद्ध गुणधर्म है वो दोनों में होता है, योग में भी समृद्ध होते हैं और वैकलन में भी समृद्ध होते हैं। तो चलिए 2 गुणों की अपने चर्चा की है, एक तो समृद्ध गुणधर्म की, एक क्रम विनिमयता की। अब तीसरा अपने लेते हैं गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म है मेरे पास सहचर्य गुणधर्म। तो चलिए बच्चों उसकी चर्चा करें। आज अपने पूर्णांकों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि जब भी पूर्णांकों के कोई सवाल आए तो अपने उनके गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि अपने उसके सवाल है वो अच्छे से हल कर सके, उनमें उन गुणों को काम में ले सके। इन गुणों का यदि अपने को ज्ञान होता है बच्चों, तो अपने इन सवालों को, पूर्णांकों के जो भी सवाल है उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं ये गुणधर्म उपयोग में लेते हुए। तो चलिए अब है सहचर्य गुणधर्म। तो सबसे पहले तो है योग के लिए। सबसे पहले तो है योग के लिए सहचर्य। ठीक है, तो सहचर्य में एक खास बात है, यहां पर 3 संख्या काम आएगी। 3 संख्याओं के लिए ये देखना है, यदि 3 पूर्णांक अपने को कोई लेने हैं, उनके 2-2 के अलग अलग समूह बनाकर यदि अपने जोड़ें और उनके मान में कोई अंतर नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आए, तो अपने कह देंगे कि पूर्णांक है वो योग के लिए सहचर्य होते हैं। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि जैसे समृद्ध गुणधर्म है, क्रम विनिमयता, वो 2-2 संख्याओं पर लागू हो रही थी, यहाँ पर 3 संख्याओं के लिए। तो यदि 3 पूर्णांकों को, यदि 3 पूर्णांकों को 2-2 के अलग अलग 3 पूर्णांकों को 2-2 के अलग अलग समूह बनाकर जोड़ा जाए और मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे पूर्णांक है वो योग के लिए सहचर्य होते हैं। हम कहेंगे पूर्णांक योग के लिए सहचर्य है। ठीक है, तो कोई 3 संख्याएं लेनी है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं 7 ले ली, 5 ले ली और 2 ले ली, इनको 2 बार ले लेंगे अपने। ठीक है, 3 संख्याओं की बात चल रही है। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने, यहाँ भी जोड़ दिया। अब देखो ये कह रहा है 2-2 संख्याओं को लेना है। तो सपोज कीजिए पहले मैंने इन दोनों को जोड़ दी, फिर मैं 7 जोड़ूंगा, या मैं पहले इन दोनों को जोड़ के फिर 7 जोड़ूं, तो क्या मान में कोई अंतर आएगा? चलिए चेक करें फिर। तो 7, 5 और 2 7, 7 में 7 जोड़ा 14 है। इसको देखते हैं, 7 में 5 जोड़ेंगे पहले, कितना है? 12, 12 में 2 जोड़ना है बच्चों, 14। मान में कोई अंतर नहीं आया है, मान में कोई अंतर नहीं आया है। तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मान है वो समान रहता है, इसलिए पूर्णांक है वो योग के लिए सहचर्य होते हैं। कोई 2 संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने ये उदाहरण ले लिया, फिर 3 संख्याएं अपने लेनी है। सपोज कीजिए मैं और लेता हूँ, कोई माइनस की संख्या ले लेता हूँ, ये लो, इस तरह की।
तो यहाँ पर अपने ये 3 संख्याएं हैं बच्चों। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ के फिर ये जोड़ूंगा, या फिर मैं इन दोनों को जोड़ के फिर ये जोड़ूंगा। तो देख लेते हैं एक बार और। 3 और 4 7, 7 में से 2 गया बच्चों 5। चलिए वहाँ चेक करें, माइनस के 2 और प्लस के 3 है। तो आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। माइनस के 2 और प्लस के 3, 2 रुपये का ऋण है और जमा धन 3 रुपये है, तो जमा धन 1 रुपये बचेगा ना। तो चलिए 1 में 4 जोड़ा 5। तो बच्चों अपने लिख सकते हैं इसका व्यापक रूप यदि अपने देखें भी 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं हैं, तो चाहे मैं इन दोनों को पहले जोड़ के फिर जोड़ूं, चाहे इनको जोड़ के जोड़ूं, इनके मान हमेशा बराबर रहेंगे। चाहे मैं बी में सी जोड़ के फिर उसमें ए जोड़ूं, चाहे मैं ए में बी जोड़ के उसमें सी जोड़ूं, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अपने कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के लिए सहचर्य होते हैं। ठीक है, ये आ गया योग के लिए। तो चलिए अब फिर तो व्यकलन के लिए भी चेक करते हैं। चलिए, तो मेरे पास सेकंड पार्ट है इसका, व्यकलन यानी घटाओ। व्यकलन के लिए साहचर्य। तो वही तरीका है अपने पास कि 3 पूर्णांकों में 2-2 के समूह बनाकर यदि उसमें घटाया जाए, उनको व्यकलन किया जाए, उनका घटाया जाए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो अपने कहेंगे साहचर्य गुणधर्म है व्यकलन के लिए, अन्यथा नहीं है। चलिए चेक करते हैं, जैसे क्रम विनिमयता में नहीं था, तो चलिए इसमें भी देखें। यदि 3 पूर्णांकों को 2-2 के अलग अलग समूह बनाकर घटाया जाए और मान में कोई अंतर नहीं आए, ये है मुख्य। मान में कोई परिवर्तन या अंतर कह सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो व्यकलन के लिए, तो पूर्णांक व्यकलन के लिए साहचर्य होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं साहचर्य होते कि नहीं होते। ये तो मैंने लिखा है भी ऐसा होगा तो हो साहचर्य होंगे। तो चलिए अपने देखें, कोई 3 पूर्णांक लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 7 5 2, 7 5 और 2। इसके लिए घटाव के लिए चेक करना है, तो बच्चों में बीच में घटाव का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इसमें पहले इन दोनों को घटा के फिर उसको 7 में से घटाएं, या मैं कह दूं कि 7 में से 5 घटा के फिर जो रिजल्ट है उसमें से 2 घटाएं, उसमें से 2 घटा दें। तो देखिए 5 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 3 आएगा, 7 में से 3 घटाया तो 4 आ गया। 7 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, मान बिल्कुल बराबर नहीं है। तो व्यापक रूप यदि मैं इसका लिखूं तो बच्चों ये हो गया मेरे पास भी, मैंने पहले इन दोनों को घटाया था, इसमें पहले इन दोनों को घटाया है, मान बराबर नहीं है, मान बराबर नहीं है। तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंच गए जरा बताइए, क्या निष्कर्ष निकाला, साहचर्य होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। किसके लिए? पूर्णांक व्यकलन के लिए साहचर्य नहीं होते हैं। तो व्यकलन के लिए साहचर्य नहीं है। तो ये निष्कर्ष निकला है बच्चों कि साहचर्यता है वो पूर्णांकों में योग के लिए होती है परंतु व्यकलन के लिए नहीं होती है। क्रम विनिमयता में भी यही है, क्रम विनिमय है वो योग के लिए तो होते हैं परंतु व्यकलन के लिए नहीं होते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने ये 3 गुणधर्म पढ़े हैं, समृद्ध गुणधर्म पढ़ा, क्रम विनिमयता पढ़ी, सहचर्य पढ़ी। अब देखिए अगला योज्य तत्समक, बहुत ही अच्छा गुणधर्म है ये। यदि अपने को पता है तो अपने आगे के सवाल है पूर्णांकों के, उनकी गणना करना है या उनको सरल यदि रूप में देखना है अपने, तो बड़ी आसानी से अपने देख पाएंगे। तो बच्चों अपने 3 गुणधर्मों की बात कर ली है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर। तो अगला गुणधर्म है मेरे पास योज्य तत्समक। योज्य तत्समक ये गुणधर्म है। चलिए इसकी बात करते हैं, योज्य तत्समक क्या होता है। तो हम किसी पूर्णांक में ऐसा क्या जोड़ें कि वो पूर्णांक स्वयं आ जाए। हम किसी पूर्णांक में ऐसा क्या जोड़ें कि वो पूर्णांक है वो स्वयं आ जाए। सोचो जरा, 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 2 ही प्राप्त हो मेरे को, 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे को 3 ही प्राप्त हो। तो हो सकता है आपके दिमाग में आ गई होगी बात जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो संख्या कौन सी है? शून्य है। वो शून्य है वो संख्या। शून्य को किसी भी संख्या में यदि जोड़ते हैं तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो यही योज्य तत्समक है बच्चों। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं क्योंकि शून्य के जोड़ने से कोई मान में कोई अंतर नहीं आता है।
तो हम किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि हम किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः शून्य योज्य तत्समक है। अब आपसे कोई पूछ ले योज्य तत्समक क्या है, तो शून्य एक योज्य तत्समक है। क्यों है? क्योंकि किसी संख्या में शून्य जोड़े तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, इसलिए शून्य अपने पास एक योज्य तत्समक है। तो पूर्णांकों के लिए शून्य क्या है? एक योज्य तत्समक है। अब देखते हैं ट्राई करके ऐसा होता है क्या। 2 में यदि मैं शून्य जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा बच्चों? 2 ही आएगा। -3 में जोड़ के देखते हैं, -3 में जोड़ा तो भी -3 आ गया। बिल्कुल ये तो सही बात है कि शून्य किसी संख्या में जोड़े, किसी पूर्णांक में जोड़े तो वही पूर्णांक अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए शून्य को क्या नाम दे दिया बच्चों अपने? योज्य तत्समक। क्यों है योज्य तत्समक? क्योंकि किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए शून्य को अपने योज्य तत्समक कहते हैं। तो इस तरह अपने संख्या पूर्णांकों के गुणधर्मों की बात की। सबसे पहला गुणधर्म समृद्ध गुणधर्म, उसके बाद अपने जो पढ़ा था क्रम विनिमयता, सहचर्यता और योज्य तत्समक। तो बच्चों इसको यदि अपने देख करें और आगे के यदि पेज नंबर 9 पे प्रयास कीजिए वाली सारणी है उसको यदि अपने करें, उसको हल करें तो अपने बहुत कुछ इसके बारे में अच्छी समझ बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा उसमें इस तरह के सवाल दिए गए हैं कि ऐसे 2 पूर्णांक बताइए जिनको जोड़ूं तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अपने को पता है कि ऋणात्मक पूर्णांक अपने को प्राप्त करना है जोड़ने पर 2 ऋणात्मक पूर्णांक ही लेने पड़ेंगे तो आएगा ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ आएगा उनका। या फिर अपने ऐसे ले सकते हैं एक बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक और एक छोटा लो, ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा लो और धनात्मक पूर्णांक छोटा लो तो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ एक सवाल दिए गए हैं तो जो अपने क्रम विनिमयता में योग करके देखे हैं, सहचर्यता में देखा है, तो उसका उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी समझ है वो बहुत गहरी हो जाएगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।